दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रघुवीर सिंह। और जैसा कि हम राजस्थान के लोक देवता को पढ़ रहे थे, कुछ टाइम डिले हुआ है वीडियो, कई कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब वापस लौटे हैं और लगातार अब बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर हमने सबसे पहले राजस्थान के 5 पीरों को शुरू किया और 5 पीरों के अंदर हमने राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ा। राजस्थान के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जिनके गीत हैं पाबूजी राठौड़, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांखला के बारे में पढ़ा। आज दोस्तों हम चौथे पीर श्री गोगा जी महाराज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जो देख रहे हैं कि वो भी गोगा जी बावसी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, हम सब मानते हैं। तो इसी कड़ी में हम गोगा जी बावसी के बारे में इतिहास समझेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपके साथ साझा कर रहा हूं, वैसे ही हमने BSTC को लेकर अन्य क्लासें भी चला रखी हैं। जैसे कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर हमारे गोपाल जी सर आपको अध्ययन करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि राजस्थान का भूगोल, तो वो भी आपके लिए रायसन जी के द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। अंग्रेजी के शिक्षक भी बहुत जल्दी आपके समक्ष आएंगे। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग, वो हमारे राजू जी सर आपके लिए लेके आने वाले हैं। कुछ कारणवश वो वीडियो बनाने में डिले कर रहे हैं। बहुत जल्दी शायद जैसे ही अमावस्या शुरू हो जाएगी, उनके वीडियो भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके घर पे अभी कोई फंक्शन है, तो इस वजह से वो वीडियो भी नहीं बना पा रहे। तो दोस्तों उनके शुभ कार्य के बाद वो आपके लिए रीजनिंग लेके आएंगे। और अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा डिले नहीं करवाना है गोगा जी बावसी के बारे में जानने में। तो देखिए दोस्तों, जो गोगा जी बावसी है, ठीक है, ये राजस्थान के पीर भी हैं, ठीक है। हमने 3 पीर पढ़े, पाबूजी, रामदेव जी और हड़बू जी। अब ये चौथे पीर है हमारे। कौन से हैं? चौथे पीर, ठीक है। क्यों चौथे पीर हैं? क्योंकि गोगा जी के वंश में एक हुए थे कर्म सिंह जी, और उन्होंने आगे जाके मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। और जब उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया, तो जो उनकी पीढ़ी हुई है वो आज भी गोगा जी बावसी को मानती है, उनकी पूजा करती है। इसी वजह से हम गोगा जी बावसी को, जैसे हम हिंदू लोग तो पूजते ही हैं, साथ ही साथ उनकी पीढ़ी जो मुस्लिम जाति की है वो भी मानती है। इस वजह से ये पीर कहलाते हैं। पीर उन्हें कहा जाता है, फिर से याद दिला दूं, जिनको सभी धर्मों के लोग समान रूप से मानते हैं। वो कोई धर्म के अंदर सिमट के नहीं रहते। जैसे हम जब बाबा रामदेव जी का नाम लेते हैं, तो कोई भी धर्म या जाति का हो, वो बाबा रामदेव जी के बारे में ये नहीं कहेगा कि ये सिर्फ एक ही धर्म तक सिमट के रहते हैं। वैसे भगवान कभी भी किसी एक जाति या एक धर्म के ऊपर उनका कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, वो सभी धर्म के लिए समान ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोगा जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो जन्म है, दोस्तों वो हुआ था विक्रम संवत। क्योंकि गोगा जी बहुत पुराने टाइम में हुए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, आपको कभी भी शक संवत याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गोगा जी बावसी जिस समय हुए थे वो पौराणिक काल था, उस टाइम अंग्रेज भारत में आए ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अपने पुराने लोग पहले भी एकम, दूज, तीज, छौत, पांचम, छठ ऐसे पढ़ते थे। तो आज भी जब वो ऐसा मानते तो उस टाइम यही चलता था। तो लोगों को वो अंग्रेजी वाली डेट याद नहीं होती है, वो अपन खुद से बनाते हैं कि 57 साल पीछे कर दो और ये डेट होगी। इसीलिए बता दो दोस्तों, विक्रम संवत 1003, क्या बात है, 1003 को इनका जन्म हुआ था। साल कौन सा था? विक्रम संवत 1003, ठीक है। अब दोस्तों इनके पिताजी गोगा जी बावसी को जेवर पहनने का बहुत शौक था। वो अपने गहने बहुत ज़्यादा पहनते थे, इसीलिए इनके पिताजी का नाम दोस्तों है जेवर सिंह जी। कौन है? जेवर सिंह जी। और इनकी माताजी जो हैं उनका नाम है बांछल कंवर। कौन है दोस्तों? बांछल कंवर, ठीक है।
ये तो है पिता और ये है माता। अब यहाँ पे एक कड़ी आ जाती है, क्योंकि ये पूरी कथा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो उसमें एक नाम और आएगा, कांचल। कौन सा? कांचल। तो दोस्तों देखिए, ये जो कांचल मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, कांचल कंवर, ठीक है, ये माना जाता है कि बांचल कंवर की ही बहन थी, ठीक है। अब कांचल कंवर के दो पुत्र होंगे आगे जाके, एक का नाम होगा अर्जन और एक का नाम होगा सर्जन। अब आप कहोगे ये कौन सा नाम होता है? अब देखिए, आज के टाइम में हम नाम को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले लोग अर्जुन को अर्जन ही बोलते थे, तो इसी टाइप अर्जन और सर्जन दो पुत्र थे कांचल कंवर के, और बांचल कंवर के कोई पुत्र नहीं था। अब देखिए, माना जाता है कि कांचल कंवर ने भी शादी किससे की थी? जेवर सिंह से। लेकिन जब हम कुछ इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि जेवर सिंह के एक भाई थे, शायद नेवर सिंह जी करके, और उनके पत्नी का नाम कांचल कंवर था। लेकिन इतिहास है, हम जो इतिहास में पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये प्रश्न ऐसे अटपटे आएंगे नहीं। बस हमें ये याद रखना है कि बांचल कंवर की बहन थी कांचल कंवर। हमें और रिलेशन आगे बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा अटपटा प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, कांचल कंवर के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है अर्जन और एक का नाम होता है दोस्तों सर्जन, ठीक है। अब ये अर्जन और सर्जन जो है, ये आपको एक याद रखना है, आगे हम जब स्टोरी बताएंगे तब आपको डिटेल में बात करेंगे। ये पुत्र का जन्म पहले हो जाता है। अब बांचल कंवर के कोई पुत्र नहीं होता, ठीक है। अब जब बांचल कंवर के कोई पुत्र नहीं होता है तो ये अपने गुरु के पास जाती है। किसके पास? गुरु के पास। अब गुरु से आप याद रख सकते हैं गोरखनाथ जी। कौन से? गोरखनाथ जी। अब आप बताइए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के पीठाधीश हैं, हाँ, तो वहां से आप याद रख सकते हैं गोरखनाथ जी। वो कहाँ के जो है एमएलए हैं? गोरखपुर के, तो वहां से भी आप गोरखनाथ जी को याद कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी जो है, ये याद रखना, गोगा जी को हम सांपों का देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके गुरु है ना, वो भी सांपों के अंदर महारत हासिल कर रखी थी, सांपों के अंदर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, ठीक है। वो सांपों के बारे में ऐसी सिद्धि जानते थे कि वो जो चाहते थे वो सांपों के साथ करवा सकते थे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बांचल कंवर जो है वो गोरखनाथ जी के पास जाती है, कहती है कि मेरी बहन कांचल कंवर के तो दो पुत्र हैं, एक का नाम अर्जन, एक का नाम सर्जन, मेरे कोई पुत्र नहीं है, लोग मुझे जो है बार बार ताना देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो गोरखनाथ जी ने पास में गूगल धूप, अपन गूगल धूप करते हैं ना भगवान को, ठीक है, हालांकि इतिहास में जब पढ़ते हैं तो उसको गूगल धूप नहीं कह के गूगल फल बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, गोरखनाथ जी ने उनको गूगल फल दिया। क्या दिया दोस्तों? गूगल फल, और बोला कि इसको तुम खाओ, जैसे ही खाओगे तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस गूगल से, ये गूग जो शब्द आया है, और गोरखनाथ जी इसी का मिला जुला रूप होके जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम भी गोगा जी पड़ा, ठीक है। तो गोगा जी नाम पढ़ने के पीछे ये गूगल शब्द जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो भगवान श्री गोरखनाथ जी के आशीर्वाद फल से, मतलब गूगल फल देने से बांचल कंवर को पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम था गोगा जी, ठीक है दोस्तों। अब गोगा जी जो है, जब गुरु को सांपों के अंदर सिद्धियां प्राप्त थी तो गोगा जी को भी सांपों के अंदर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अभी ये सांपों के देवता नहीं बने हैं, बनेंगे आगे, वो हम पूरी स्टोरी जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब गोगा जी बड़े होते हैं तो अब पहले के टाइम में गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी। अब जब गाड़ी वगैरह नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं? एक घोड़ा लाते हैं, घोड़ा लाते हैं। तो गोगा जी के जो घोड़े का नाम है वो नीला घोड़ा है। कौन सा है? नीला घोड़ा, ठीक है। अब हालांकि इसको नीली घोड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसका दूसरा नाम है दोस्तों गोगा बप्पा, ठीक है, ये याद रखना। गोगा जी के घोड़े का नाम नीली घोड़ी है और जिसका दूसरा नाम है गोगा बप्पा या गोगा बापा, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। अब गोगा जी जो है, आगे जाके मंदिर बनेगा, वो हम आगे बात करते हैं। अब घोड़े पे सवार हो गए। अब देखिए,
भाई जेवर सिंह जी का भाई हो या कोई भी हो, जमीन तो बंटवारे में आती है। तो ये गोगा जी की जमीन है, ये अर्जुन की जमीन है और ये है सर्जन की जमीन। अब ये दोनों क्या हैं, थोड़े उस टाइम दादागिरी बहुत ज्यादा करते थे। कौन? अर्जुन और सर्जन। तो गोगा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब भी आते ये कहते कि ये जमीन में से ये टुकड़ा मेरा है, ये टुकड़ा मेरा है। अब गोगा जी वापसी कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे वो देखते थे कि एक दिन इनसे बदला जरूर लेंगे। फिर भी गोगा जी वापसी ज़्यादा कोई बहस नहीं करते थे। वो कहते थे भाई ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज़मीन का ही तो टुकड़ा लिया है। लेकिन आगे जाके ज़मीन का विवाद बढ़ जाता है और फिर वो एक युद्ध का कारण भी बनता है। वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गोगा जी आगे बढ़ते हैं। गोगा जी की शादी होती है। अब गोगा जी की शादी होती है तो आजकल मैं आपको कहता हूँ कि हम लोगों को गोगा जी पे एक सीरियल बनानी चाहिए। अगर हम सीरियल बनाते हैं तो गोगा जी की पत्नी का नाम निकल के आता है सूरियल। क्या नाम निकल के आता है दोस्तों? सूरियल। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? सूरियल। कहा जाता है कि ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शासक हुए हैं जिनका नाम था कजरीवन। क्या नाम था दोस्तों? कजरीवन। उनकी पुत्री थी। अब गोगा जी को आगे जाके उनकी भाभी जी या कोई और कुछ टोक देती है किसी बात पे, और इसी वजह से उनकी दूसरी शादी होती है। और दूसरी शादी जो है वो होती है दोस्तों कोलूमंड गांव में। कहाँ पे होती है दोस्तों? कोलूमंड में। अब कोलूमंड में होती है और किनके घर पे होती है? बूढ़ा जी के घर पे। कहाँ पे होती है दोस्तों? बूढ़ा जी। ठीक है, इनको मैं बूढ़ा जी यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, बूढ़ा जी जो राठौड़ थे, बाबू जी के बड़े भाई। ठीक है, अब देखिए कोलूमंड के अंदर इनकी सगाई फिक्स हो जाती है। अब सगाई फिक्स हो जाती है तो जिनके साथ शादी फिक्स होती है उनका नाम था दोस्तों केलम दे। क्या नाम था दोस्तों? केलम दे। अब एक दिन केलम दे घूमती 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 बगीचे के अंदर भ्रमण कर रही थी, तो वहां पे एक सांप आके केलम दे को डस लेता है। अब डस लेता है, केलम दे मृत्युशैया पे लेटने ही वाली होती है, प्राण निकलने ही वाले होते हैं। खबर पड़ती है गोगा जी को। अब गोगा जी को खबर पड़ती है। अब मुझे यहाँ से याद आया, आपने मुझे अभी तक टोका ही नहीं कि आपने इनका जन्म स्थान तो बताया ही नहीं। तो देखिए गोगा जी उस टाइम कहाँ पे बैठे थे? ददरेवा के अंदर। कहाँ पे बैठे थे दोस्तों? ददरेवा के अंदर, जो कहाँ पे आया हुआ है? चूरू। वहाँ से फिर वो कहाँ रवाना हो गए? कोलूमंड पे। कहाँ रवाना हो गए? कोलूमंड। तो ददरेवा चूरू जिले के अंदर थे, वहाँ से वो कोलूमंड गए। कोलूमंड जाके उन्होंने देखा केलम दे तो अभी अपनी अंतिम सांस गिन रही है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बुड्ढा जी के परिवार वाले ने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है, हम अपनी पुत्री की शादी आपसे नहीं करेंगे। और गोगा जी को सांपों के अंदर सिद्धियां प्राप्त थी, तो बुड्ढा जी को केलम दे ऐसे डस लेती है, केलम दे को सांप आके डसता है। वो भी एक अलग स्टोरी मिलती है, हालांकि इतिहासकार उसमें विश्वास नहीं करते। अब हम जो देखते हैं कि वो वहाँ जाके जो देखते हैं गोगा जी वापसी कि भाई अब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, तो उनको क्रोध आता है कि सांप ने डसा है। तो वो अपने ससुर जी को कहते हैं कि आप ऐसा करो, फॉर्च्यून तेल लेके आओ। तेल लेने जाते हैं और तेल लाके एक कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, नीचे आग जलाते हैं और आग जलाते हैं तो उस आग से वो तेल उबलने लगता है। नॉर्मल सी बात है। फिर ये यहाँ पास में बैठ जाते हैं। पास में जैसे ही बैठते हैं मंत्र पढ़ने लगते हैं। कौन से मंत्र? जो उनको उनके गुरु ने सिखाए थे, गोरखनाथ जी ने। और जब वो मंत्र पढ़ने लगते हैं तो कोलूमंड गांव के जितने भी पास के सांप हैं वो आके उसके अंदर अपने आप गिरने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके सांपों की प्रजाति नष्ट होने वाली होती है। तो एक तरफ तो केलम दे अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और एक तरफ ताक्षक जो सांपों का राजा है, कौन? ताक्षक, वो कह रहा है कि अब हमारी जो सांपों की प्रजाति है वो अपनी अंतिम सांसें न गिन ले। इसीलिए वो आते हैं और यहाँ पे दर्शन देते हैं। किनको? गोगा जी को। कहते हैं भूल हो गई, माफ कर दो, अब कम से कम ये पूरी चीज़ें रोकोगे नहीं, एक बार भी नहीं, आपको केलम दे को जीवित करना पड़ेगा।
ताक्षक ने कहा कि अब मैं क्यों कैसे करूं, ये तो विधि का विधान है, नहीं बदल सकते। तो क्या बस आप अपनी प्रजाति को भी नष्ट होते हुए देख लो, ये भी एक विधि का विधान होगा। तो ऐसी स्थिति में ताक्षक को हार माननी पड़ती है। केलम देख के जहाँ पे सांप ने डसा था वहाँ पे ताक्षक जो सांपों के देवता हैं वो खुद मुंह से जहर सूंच लेते हैं और केलमदे को पुनः जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी कथा होने के कारण गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि जो गोगा जी बावसी के मंदिर, जो गोगा जी का तालाब है, ठीक है, वहाँ पे अगर जाके वहाँ की मिट्टी गोगा जी मतलब जहाँ पे डसा हुआ होता है सांप ने, अगर वहाँ पे लगा दी जाती है तो वो सांप का जो जहर है वो उतर जाता है। ठीक है, कहाँ पे है वो तालाब? ददरेवा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जो गोगा जी तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसको हम गोर तालाब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पूरी स्टोरी एक अलग मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अर्जुन सर्जन के इतिहास की तरफ चलते हैं। जो हमने स्टोरी बीच में रोकी थी ना कि वो जमीन का विवाद तो चल ही रहा है। अब जो जमीन का विवाद चल रहा था कहाँ पे? अर्जुन सर्जन के साथ। ये रही गोगा जी की जमीन, ये अर्जुन की, ये सर्जन की। विवाद बढ़ गया, गोगा जी की जमीन पे कब्जा करने की स्थिति आई। गोगा जी ने विरोध किया और पहली बार किसी दादागिरी करने वालों को किसी ने जवाब दिया। इसीलिए अर्जुन और सर्जन को क्रोध आ जाता है। वो एक बड़े से दादागिरी करने वाले व्यक्ति के नीचे काम करते थे। नाम था उसका मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला व्यक्ति, विदेश आक्रांता, जिसने अपने भारत में आके कई मंदिरों को तोड़ा, उसको लूटा। हालांकि उसने कभी भारत में रहना पसंद नहीं किया, लेकिन वो भारत को लूट के विदेश चला जाता था। किस वजह से? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं थी। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी को अर्जुन सर्जन जो है पता था कि अब जमीन के लिए तो हम गोगा जी से नहीं जीत सकते, इनको तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। तो गोगा जी की जो गाय थी वो सारी रात को घेर के अर्जुन सर्जन लेके जाते हैं और लेके जाते हुए चूरू से निकलते हैं और 2-3 दिन की यात्रा के बाद एक तरफ तो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को जीत के आ रहा है, वहां से लूट के आ रहा है, वो अपना डेरा डालता है जालोर के अंदर। एक गांव पड़ता है सांचोर, अब तो वो बहुत बड़ा शहर बन गया है। ठीक है, उस सांचोर के अंदर डेरा डालता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, गोगा जी की ओलड़ी, अपने हमारे जालोर के अंदर कोई भी छोटा सा मंदिर या छोटी सी जगह जो कच्ची होती है उसको हम ओलड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो गोगा जी की ओलडी स्थापित की गई है। गोगा जी की ओलडी, ये आपको याद रखना है, मैं क्योंकि लिंक करते हुए पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आता है। गोगा जी की ओलडी जो है ये राजा राम नाम के कुम्हार हुए हैं, उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। यहां पे सांसोर के अंदर मोहम्मद गजनवी के पास अर्जुन सर्जन आते हैं, बोलते हैं ये गाय लो, ये गाय आपके पास रखो, अगर आपके पास ये गाय लेने कोई आता है तो उसको वापस मत देना। हमने आपकी बहुत सारी सेवाएं की हैं, हमने आपकी हर बार मदद किया, अब आप मेरा काम करो। तो मोहम्मद गजनवी कहा कि भाई ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। अब गोगा जी को खबर पड़ती है, गोगा जी आते हैं युद्ध भूमि में और ये गोगा जी बावशी आ गए। 47 पुत्र हैं। गोगा जी के पुत्र कितने हैं दोस्तों? 47। और कहते हैं कि ये 52 भैरव, 52 वीरों को याद करते हैं। 47 पुत्र और 52 वीरों को याद करते हैं। और कई लोग इतिहास में इनको 52 अपने भतीजे भी बोलते हैं कि 52 भतीजों के साथ, लेकिन मानना ये कि 52 वीर, जो अपन नहीं कहते एक आवजो खोड़ा रो खेत लो और आवजो 52 वीर हाथी, तो ऐसी बात है कि ये 52 वीर थे और 47 उनके पुत्रों के साथ युद्ध भूमि में आते हैं। आगे हम एक लोक देवता पढ़ेंगे केसरिया कुंवर जी, वो गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और इन 47 पुत्रों के अंदर थे और वो भी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त करेंगे इस युद्ध भूमि में। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी को बोलते हैं मेरी गाय मुझे वापस दे दो। अब सामने बहुत बड़ी सेना है, ये रही। अब युद्ध होता है, युद्ध होता है और
गोगा जी का सिर है वो कट जाता है। अब गोगा जी का सिर कट गया और सिर जाके सीधा उनके जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर गिरता है। कहाँ पे गिरता है दोस्तों? चूरू के अंदर। अब सिर गिरा, सिर से यहाँ पे याद रखो शीर्ष, और जहाँ पे गोगा जी बावसी के बड़े मंदिर बनते हैं ना, देखो जहाँ पे अपन छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं हर गांव के अंदर, तो किसी भी लोक देवता के छोटे मंदिरों को थान बोला जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक ध्वजा होती है, जैसे कि रामदेव जी की ध्वजा को हमने क्या बोला था? नेजा, पचरंग नेजा धारी बाबा रामदेव जी। वैसे ही गोगा जी बावसी की जो ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक थान बना दिया, उसके ऊपर जो ध्वजा है वो किस रंग की होगी दोस्तों? सफेद। और छोटे छोटे किसी भी लोक देवता के मंदिर को थान बोलते हैं। अगर आप अपने गाँव में जाओगे तो वहाँ बोलेंगे गोगा जी बावसी रा थौन, मतलब थान, ठीक है। तो शीर्ष, लेकिन बड़े गोगा जी बावसी के जो मंदिर हैं उनको मेड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेड़ी, ठीक है। तो शीर्ष मेड़ी जो कहाँ पे है? जहाँ पे शीर्ष गिरा था, कहाँ पे? ददरेवा चूरू के अंदर। अब उस शीर्ष मेड़ी के अंदर, अब आपको थोड़ा इन शीर्ष मेड़ी के बारे में बताएंगे, लेकिन हमको ये पता कहाँ से चलता है? ये पूरी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको एक ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और ये लिखा गया है रावसाल के अंदर। इस ग्रंथ का नाम कौन है? क्या है? रावसाल। और कवि मेहा ने ये लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? कवि मेहा। ये ग्रंथ का नाम है रावसाल और कवि मेहा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। उसमें पता लगता है कि ददरेवा चूरू के अंदर शीर्ष मेड़ी है जहाँ पे गोगा जी का शीश गिरा था। अब शीश गिरने के बाद चूरू के पास एक और जिला पड़ता है राजस्थान में, हनुमानगढ़। बहुत दूरी पड़ती है, लगभग 90 से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और बावसी का जो धूर, मतलब कि नीचे वाला भाग, धड़, धूर को, ये धड़ से धूर बना है, वो लड़ते 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 अभी भी लड़ रहे हैं। अब शीश तो गिर गया, धड़ लड़ रहा है। तो मोहम्मद गजनवी को पता लग गया कि ये कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। शीश गिर गया, धड़ लड़ रहा है। अपने राजस्थान के बारे में कहते हैं ना, सर पड़े और धड़ लड़े, वह धरती है राजस्थान री। तो वहां पे धड़ जो लड़ रहा था और धड़ जहां पे जाके लास्ट में गिरा, उस जगह को धूर और मेड़ी, मतलब गोगा जी का मंदिर धूर मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धूर मेड़ी। और धूर मेड़ी कहाँ पे आई हुई है? तहसील नौहार, तहसील नौहार, जिला हनुमानगढ़ के अंदर। दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी बावसी के बारे में मोहम्मद गजनवी ने उस टाइम एक बात बोल दी, भाई ये तो कोई जाहर पीर ही है, मतलब एक जिंदा देवता है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो हम थोड़े उपनाम देख लेते हैं। भगवान को, गोगा जी बावसी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गजनवी ने कहा कि ये तो एक साक्षात देवता है, इतना ऐसा कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। इसीलिए साक्षात देवता किसको बोला जाता है? गोगा जी को। जाहर पीर किसको बोला जाता है? गोगा जी को। जिंदा पीर किसको बोला जाता है? गोगा जी को। ये जिंदा पीर थे। कौन थे? जिंदा पीर। इनको राजा मांडुलिक भी कहा जाता है, ये याद रखना, राजा मांडुलिक। गोर की रक्षा के लिए गए, इसलिए गोरक्ष देव भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सांपों का चमत्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो धूर मेड़ी, जिसको फिर गोगा जी के नाम से गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। तो ये धूर मेड़ी का आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैंने धूर मेड़ी ये कहाँ आई, लेकिन आपने गोगा मेड़ी तो नाम जरूर सुना होगा। अगर आप रबारी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आप तो गोगा जी बावसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और गुजरात के जितने भी रबारी समुदाय हैं, ये प्रश्न आता है जीके में, याद रखना आपके लिए, गोगा जी बावसी को जितने भी रबारी समुदाय के लोग हैं वो गोगा जी महाराज कहते हैं गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर रबारी समुदाय के लोग गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? गोगा जी महाराज के नाम से। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़े, ये इतिहास तो हमने पढ़ लिया, कवि मेहा ने रावसाल ग्रंथ लिखी जिसमें ये पूरा इतिहास पता चलता है। ठीक है, तो गोगा जी ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। अब हम थोड़ा इनके मंदिरों के बारे में जानते हैं और लास्ट में जाके
अपन गोगा जी बावशी को नमन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शीश कहाँ पे गिरा था? शीर्ष मेड़ी में। कहाँ पे गिरा? शीर्ष मेड़ी। कहाँ पे आया हुआ है? ददरेवा के अंदर। ददरेवा कहाँ, कौन सा स्थान है? जन्म स्थान है गोगा जी का। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। यहाँ पे गोगा जी की घोड़े पे सवार प्रतिमा है। क्या है? घोड़े पे सवार प्रतिमा। गोगा जी की घोड़े पे सवार प्रतिमा है। ठीक है, तो गोगा जी की घोड़े पे सवार प्रतिमा कहाँ पे है? शीर्ष मेड़ी के अंदर है। यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखो, गोगा जी के ये तो दो मंदिरों की बात कर रहे हैं, लेकिन आम मंदिर होते हैं ना, आम मंदिर जो होते हैं वहां पे गोगा जी बावशी का जो आम मंदिर है वहां पे जो है सांप बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, और माना जाता है कि जितने भी छोटे छोटे थान होते हैं वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं विराजित की जाती, एक पत्थर होता है उस पर सांप बना दिया जाता है और उसको गोगा जी बावशी मान के पूजा की जाती है। तो गोगा जी के थान के अंदर सफ़ेद ध्वजा होगी, गोगा जी की तस्वीर नहीं होगी, एक पत्थर के ऊपर सांप नामक आकृति बना दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन शीर्ष मेड़ी के अंदर घोड़े पे सवार क्या है? प्रतिमा है। घोड़े पे सवार प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए आप, तो जब हम घोड़े पे सवार प्रतिमा को देखते हैं गोगा जी की, तो एक और चीज मिलती है कि इनकी जो गुरु थे गोरखनाथ जी, उन गोरखनाथ जी का स्मारक भी यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे? ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है, उसके अलावा तालाब भी है जिसको हम गोर तालाब भी बोलते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? ददरेवा चूरू में। और कहा जाता है कि गोगा जी का यहाँ पे इतना चमत्कार है कि किसी को अगर सांप डस लेता है और वहाँ उस तालाब की मिट्टी यानी कि राख जो है अगर वहाँ पे लगा दी जाए तो वो जहर उतर जाता है। तो ये तो था शीर्ष मेड़ी का। आपको मैंने गोगा जी की ओल्डी तो पढ़ाई दी जो सांचौर के अंदर है, राजा राम कुमार के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अब हम बात करते हैं धूर मेड़ी के बारे में। और धूर मेड़ी जो है वो गोगा जी की सबसे बड़ी मंदिर माना जाता है, सबसे बड़ा, जिसको गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है ये? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अब हनुमानगढ़ के अंदर जो इनकी मंदिर बना हुआ है वो कुछ मकबरे नुमा आकृति है, क्योंकि ये मुस्लिम लोगों ने बनाया था। इसका निर्माण जो है वो फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। लेकिन कालांतर में आगे जाके इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा सिंह जी जो थे, भले ही इन्होंने और कोई काम किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने जितने भी राजस्थान के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं उनका पुनर्निर्माण तो किया ही किया है। तो आप बहुत जगह पे इनका नाम पढ़ोगे, गोगा जी के पुनर्निर्माण में भी इनका नाम आपको मिलता है। हमने आगे रामदेव जी का भी पढ़ा है और पाबू जी का भी पढ़ा है। ऐसे ही जहाँ पे भी आपको गंगा सिंह जी मिलता है तो वहाँ पे आपको आश्चर्यचकित नहीं होना, ये वो एक ही है। ठीक है, अब फिरोज शाह ने इनकी जो आकृति, मुस्लिम लोग कभी भी मंदिर बनाएंगे तो वो अपने मंदिर के शेप में तो थोड़े ही बनाएंगे। तो फिरोज शाह ने गोगा जी का चमत्कार देखा, लेकिन मकबरे नुमा आकृति बनाई। और मकबरे नुमा आकृति बना के इन्होंने यहाँ के गोगा जी के वंशज थे चौहान। अब गोगा जी की जो गोत्र क्या है? चौहान है। ये यहाँ से निकल के आती है। जाति से राजपूत थे, चौहान थे, लेकिन गोगा जी के वंशज आगे जाके करम सिंह जी नाम था उनका, उनको फिरोज शाह जो है बंदी बनाते हैं और बंदी बना के उनका जबरन धर्म जो है धर्मांतरण करवा दिया जाता है और उनके वंशज आगे जाके क्याम खानी बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? क्याम खानी या कायम खानी। ठीक है, और वो कायम खानी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो गोगा जी को मानेंगे, इसीलिए फिरोज शाह ने यहाँ पे मंदिर बनाया। और कायम खानी जो लोग हैं वो गोगा जी बावशी की 11 महीने पूजा करते हैं। कितने महीने वहाँ पे पूजा करते हैं? 11 माह तक कायम खानी, यानी कि गोगा जी की पूजा 11 माह तक उन्हीं के वंशज करते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 महीना छोड़ते हैं और 1 महीने मेघवाल जाति के लोग, जिनको वहाँ पे मेहर जाति के लोग कहा जाता है। ठीक है, मेहर जाति के, जिन्हें गोगा जी का भोपाजी बोला जाता है, वो 1 महीने पूजा वो करते हैं। ठीक है, वो हिंदू होते हैं।
तो आपको यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि धार्मिक सद्भावना के देव होने के कारण देखो मुस्लिम लोग 11 महीने पूजा करते हैं, 1 महीने मेघवाल जाति के यानी कि मेहर जाति के लोग पूजा करते हैं। इसी वजह से गोगा जी भी पीर हैं, ठीक है। अब जो ये भोपा जी हैं ये कब पूजा करते हैं? भाद्रवा महीने के अंदर। अब देखो हमने जब भी पढ़ा है भाद्रपद महीना हमें बहुत दिखाई देता है, देवताओं का महीना है। राजस्थान के अंदर ज़्यादातर लोग देवताओं का महीना है, लेकिन यहाँ पे भाद्रपद महीने के अंदर अज्वाला पक खत्म हो गया। हड़बूजी सांखला ने रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन बाद समाधि ली थी, तो अपना अंधारा पौक आया था, मतलब कि कृष्ण पक्ष आया था। इसलिए भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष के अंदर नवमी आती है। जन्माष्टमी के जस्ट 1 दिन बाद नवमी के दिन गोगा जी का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? गोगा मेड़ी के अंदर। और जब यहाँ पे मेला बनता है तो यहाँ गोगा जी के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। गोगा जी का नृत्य किया जाता है। ये प्रश्न प्रचलित है कि गोगा मेड़ी के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गोगा नृत्य किया जाता है, ठीक है। और मेहर जाति के हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये मंदिर मकबरे नुमा बना है, यहाँ पे एक शब्द अंकित है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह, ठीक है। और इसका अर्थ होता है कि शुभ चीजें शुरू हो चुकी हैं, अब जो भी होगा वो सब शुभ ही होगा, जिसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह शब्द जो अंकित किया गया। अब गोगा जी की वहां ऊपर जो ध्वजा है वो सफेद रंग की है, सफेद रंग की चलेगा। अब आगे जाके एक और चीज हम पढ़ेंगे गोगा जी के पुत्र के बारे में, ठीक है, केसरिया कुंवर जी, उनकी भी ध्वजा सफेद ही होगी, ये भी आपको याद रखना है। उनका भी संबंध भाद्रपद महीने से ही होगा, उनका भी संबंध कृष्ण पक्ष से ही होगा, लेकिन नवमी वहां पे नहीं आएगी, वहां जन्माष्टमी आ जाएगी, अष्टमी आएगी, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो देखिए बिस्मिल्लाह बता दिया मैंने, चौहान जाति बता दी। अब जब ये सब चीजें हो रही हैं तो उसमें गोगा जी बावसी को अंदर विराजमान भी करना है। तो जब हम गोगा जी बावसी को अंदर विराजमान कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे देवता विराजमान है जिनके एक हाथों के अंदर सांप पकड़ा हुआ है। तो गोगा जी बावसी की यहाँ पे प्रतिमा कैसी है? उनके एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सांप पकड़ा हुआ है। गोगा जी के जितने भी थान है वहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं होती है, वहाँ पे एक पत्थर होता है जिस पर सांप बनाया होता है, तो वो तो थान होते हैं। ओल्डी के अंदर भी जस्ट ऐसा ही होता है। शीर्ष मेड़ी के अंदर घोड़े पे सवार प्रतिमा है, लेकिन धूर मेड़ी गोगा मेड़ी के अंदर एक ऐसी प्रतिमा है जहाँ पे एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सांप। ये प्रश्न में आता है बार बार। तो ये तो था दोस्तों गोगा जी के बारे में इतिहास। अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं, इतिहास है, हर चीजें छूटने के लिए ही होती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमारे जो और श्रोतागण हैं वो भी आपसे ये जान पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में लौटे, तब तक के लिए जय माता दी।